हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 से 8 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू है, फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से 8 का है क्योंकि पिछले कुछ दिनों का वीडियो नहीं आ पाया था। कल मॉर्निंग को आपने वीडियो देखा था जो इकट्ठा कई दिनों का था, और ये आज एक साथ 1 से 8 तक का है। इसके बाद अब मॉर्निंग को डेली वीडियो मिला करेगा तो रेगुलर हो जाएगा ये। ओके, शुरू करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? भारत की पोजीशन क्या है? कौन जारी करता है ये इंडेक्स? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। आंसर होगा 140वां। बहुत खराब स्थिति है, और ये रिपोर्ट ये बताता है कि देश में अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों के बीच में समानता की स्थिति कैसी है, अगर असमानता है तो कितनी ज़्यादा है। ओके, और हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और 2021 के इंडेक्स में 156 देशों की स्थिति का आकलन किया गया है, 156, और इसमें भारत 140वां स्थान पर है। 28 स्थान फिसल कर इस रैंक पर आया है भारत। पिछले साल की अगर तुलना कर तो पिछले साल 2020 में भारत की रैंकिंग 112 थी और इस बार 140वां हो गया। मतलब कि भारत में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब असमानता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और दक्षिण एशिया की बात करें अगर सार्क कंट्रीज़ के बीच में, तो खराब प्रदर्शन करने वालों में ये भारत तीसरा देश है ऐसा। तो देख लेते हैं कि भारत में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसकी क्या स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी यानी असमानता राजनीति के क्षेत्र में, वहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 22% है। ओके, ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि कोरोना महामारी की वजह से असमानता काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि नौकरियां गई हैं, खासतौर पर महिलाओं की बहुत ज़्यादा नौकरियां गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 96% है, कुछ बेहतर है। लेकिन आर्थिक समानता की बात करेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है वो 58% ही है, और पुरुषों के बराबर आने में उनको 267 साल लग सकते हैं, 267, अगर इसी दर से स्थिति चलती रही तो। मतलब कि महिलाओं के लिए भारत में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अब देख लेते हैं कि दुनिया के टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं जहां पर बेहतर स्थिति है, पुरुषों और महिलाओं के बीच में इक्वालिटी की स्थिति है। तो पहले नंबर पर है आइसलैंड, लगातार 12वें साल आइसलैंड नंबर 1 हुआ है। सेकेंड पे फिनलैंड, थर्ड पे है नॉर्वे, फोर्थ पे है न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे स्वीडन है, सिक्स्थ पे नामीबिया है, सेवन्थ पे रवांडा है, 8th पर लिथुआनिया है, 9th पे आयरलैंड है, और 10th पे स्विट्ज़रलैंड है। ओके, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो पिछड़ा जो माना जाता है नामीबिया, रवांडा, लिथुआनिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वो भी टॉप 10 में है, वहाँ की स्थिति बेहतर है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे तय होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम जो भी एग्जामिनेशन है, यूपीएससी को हो, रेलवे को, एसएससी को हो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो भी इंडेक्स से रिलेटेड हैं वो आ जाते हैं। ओके, 4 पैमाने में इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आर्थिक भागीदारी, अवसर, शैक्षणिक स्थिति, जो एजुकेशनल स्थिति क्या है, स्वास्थ्य और जीवित रहने की स्थिति क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर की स्थिति देखी जाती है। तो अब थोड़ा और देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों का क्या हाल है, हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनके। तो बांग्लादेश की पोजीशन है 65, नेपाल के 106, श्रीलंका का है 116, भूटान का है 130, पाकिस्तान का है 153, अफगानिस्तान का है 156। ओके, तो मुझे लगता है इस मामले में पूरा समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, किस एक्टर को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में, मुझे लगता है आप सबको पता हो गया होगा क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स है कुछ दिनों का, 1 से 8 तक का, तो पहले आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आंसर है रजनीकांत। ओके, फिल्मों के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि 2019 का है वो दिया जाना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल को इसकी घोषणा की, और ये अवार्ड कब दिया जाएगा? 3 मई को दिया जाएगा उनको। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। उसके बारे में आप जानते होंगे
भारत में सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ये। इस अवार्ड का जो नाम है वो फाल्के के नाम पर है। उनका पूरा नाम था थुंडीराज गोविंद फाल्के, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया था। और इंडियन सिनेमा के पितामह भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उनको। ओके, और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी उसको डायरेक्ट की थी, भारत की पहली फीचर फिल्म थी वो। ओके, तो ये अवार्ड जो है वो हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाता है। और ये भी सवाल उठता है कि इस अवार्ड में क्या दिया जाता है, तो गोल्ड कमल मेडल दिया जाता है। ओके, एक शॉल दिया जाता है, 10 लाख रुपए कैश प्राइज होते हैं। रजनीकांत के बारे में तो आप जानते ही हैं। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ था। असली नाम उनका है शिवाजी राव गायकवाड़। ओके, रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मतलब अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। कुली का काम किया शुरुआत में, बस कंडक्टर रहे, बस में टिकट काटते थे। उस दौरान अनोखा अंदाज उनका था और वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। और वहीं पर से आइडिया आया कि रंगमंच में जाना चाहिए, फिल्मों में जाना चाहिए। बाद में फिर वो कन्नड़ फिल्मों में काम किया उन्होंने। 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़ गए और कई सारी फिल्में की। उनकी पहली तमिल फिल्म थी अपूर्वा रागन गाल। ओके, तो बहुत सारी फिल्में की, लगातार उनकी फिल्में आ रही हैं। अभी भी इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन उनका जलवा कम नहीं हुआ है। ओके, तो रजनीकांत से बहुत सारी बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्में भी की है। फिल्म अंधा कानून में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वैसे तो फिल्मों में काफ़ी पहले आ गए थे दूसरी भाषाओं में, लेकिन हिंदी फिल्म में यानी बॉलीवुड में 1983 में अंधा कानून से उन्होंने डेब्यू किया था। उनके बारे में तो जो भी मैं बताऊं वो सब कम होगा। तो अब एक बार देख लेते हैं कि किन किन फिल्म स्टार्स को अब तक दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैं PDF में मैंने दे दिया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फटाफट। ओके, 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, 2017 में विनोद खन्ना, 2016 में कसी नाथुनी विश्वनाथ। ओके, कसी नाथुनी विश्वनाथ। 2015 में मनोज कुमार, 2014 में शशि कपूर, 2013 में गुलजार, 2012 में प्राण को मिला था, 2011 में सौमित्र चटर्जी को मिला था, 2010 में के बालचंद्र को मिला था, 2009 के लिए D रामा नायडू को मिला, 2008 में VK मूर्ति को मिला, 2007 में मन्ना डे को मिला, 2006 में तपन सिन्हा को मिला, 2005 में श्याम बेनेगल को मिला, 2004 में अडूर गोपाल कृष्ण को मिला, 2003 में मृणाल सेन को मिला, 2002 में देवानंद को मिला, 2001 में यश चोपड़ा को मिला। मेरे बगल में लिस्ट आती जा रही है। 2000 में आशा भोसले को मिला, 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी को मिला, 1998 में BR चोपड़ा को मिला, 1997 में कवि प्रदीप को मिला, 1996 में शिवाजी गणेशन को मिला, तमिल एक्टर थे, 1995 में राजकुमार को मिला, 1994 में दिलीप कुमार को मिला, हिंदी के मशहूर एक्टर थे, 1993 में मजरूह सुल्तानपुरी को मिला, 1992 में भूपेन हजारिका को मिला, 1991 में 1991 में भालाजी पेढ़ारकर उनको मिला, 1990 में अक्की नेनी नागेश्वर राव को मिला, 1989 में लता मंगेशकर को मिल चुका है, 1988 में अशोक कुमार को मिल चुका है, 1987 में 1987 में राज कपूर को मिला था, 1986 में B नागी रेड्डी को मिला था, 1985 में V शांताराम को मिला था, 1983 में दुर्गा खोटे को मिला था, 1982 में LV प्रसाद को मिला था, 1981 में नौशाद अली को मिला था, 1980 में पैडी जयराज को मिला था, 1979 में सोहराब मोदी को मिला था, 1978 में रायचंद बोराल को मिला था, 1977 में नितिन बोस को मिला था, 1976 में कानन देवी को मिला था, 1975 में धीरेन्द्र नाथ गांगुली को, 1974 में पोम्बी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी को मिला था, 1973 में रूबी मेयसर्स को मिला था, 1972 में पंकज मलिक को मिला, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मिला था, 1970 में बीरेंद्र नाथ सरकार को मिला था और पहला मिला था देविका रानी को 1969 में। तो पूरी जो लिस्ट है मैंने PDF में दे दिया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूँ कि 2021 का जो करंट अफेयर्स है जनवरी से मार्च तक का, वो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, ले सकते हैं आप। और 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है, अमेजन पर बेस्ट सेलर है अभी भी, उसमें फिर से अमेजन ने भारी छूट की है। 250 की किताब 130 रुपये में ही उपलब्ध है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मौका है, कुछ ही दिनों का है। अमेजन हो सकता है फिर से रेट बढ़ा दे, जैसा पहले भी हुआ था, तो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 जारी की है। तो इसमें कुछ दुर्लभ बीमारियों यानी रेयर डिजीज के इलाज के लिए कितनी सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है, बढ़ाया गया है इसको? आंसर होगा 20 लाख। ओके, देखिए इस पॉलिसी जो है उसको जारी नहीं किया जा रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट का दबाव पड़ा सरकार पर। उसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को दुर्लभ बीमारियों पर नीति नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 जारी कर दी है। ओके, तो इस नीति में कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए सहायता का प्रावधान रखा गया है। और सहायता पाने के लिए अब जो पहले पात्रता थी BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए था, अब उस अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, कोई भी ये सहायता ले सकता है। ओके, देखिए ड्राफ्ट में तो ये 15 लाख रुपए की राशि थी और केवल BPL को मिल सकता था, लेकिन अब सबके लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, और इस नीति में कुछ कई सारी बीमारियां हैं, जैसे गौसर डिजीज जो कि काफ़ी रेयर डिजीज है, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, पॉम्प डिजीज, इस तरह की कुछ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि सरकार ने जो ये फैसला किया उससे विशेषज्ञों ने थोड़ी निराशा भी जताई है। तो इस पॉलिसी में, जो कि पॉलिसी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए, तो इस पॉलिसी में रेयर डिजीज की 3 श्रेणियां रखी गई, 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में उन दुर्लभ बीमारी को रखा गया है जिसका एक बार स्टेम सेल या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लीवर या किडनी, उससे इलाज हो सकता हो। सेकेंड कैटेगरी में उन बीमारियों को रखा गया है जिनका इलाज कम लागत और जीवन भर या लंबी अवधि के लिए चल सकता है। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें उन बीमारियों को रखा गया है जिसका पक्का इलाज उपलब्ध है लेकिन काफ़ी महंगा है और लंबे समय तक चलने वाला है। और 8 अस्पताल यानी 8 हॉस्पिटल्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का भी प्रावधान किया गया। तो इन सब जगहों पर इलाज वगैरह हो पाएगी और सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए मदद देने का प्रावधान रखा है। हालांकि 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, छोटी सी रकम होती है सरकार के लिए और बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि कई दिनों के करंट अफेयर्स हैं, मुझे लगता है आपको पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच में विशेष सैन्य बलों के बीच में मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन को इस तरह से भी सिंपल वे में कह सकते हैं कि वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ओके, वज्र प्रहार क्या है? तो सैन्य अभ्यास। आंसर होगा USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 30 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि द्विपक्षीय ये सैन्य अभ्यास है और दोनों देशों के बीच में थोड़ी मजबूती आएगी और एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, उनकी जो स्ट्रेटजी है जो कैसे निपटते हैं किसी भी स्पेशल वक्त पे या आतंकवाद से या हमले से, उस तरह की चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली छावनी में भारत और किस देश के बीच में मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ओके, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के उनके वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं सुह वुक, तो उन्होंने 26 मार्च 2021 को दिल्ली छावनी में एक समारोह आयोजित किया और उसमें भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से दोनों ने उद्घाटन किया। ओके, पार्क में क्या खास है? तो 1951-53 के बीच में जो कोरियाई युद्ध हुआ था उस दौरान जो भारतीय शांति रक्षक सेना ने योगदान दिया था, तो उसकी एक तरह से याद में ये बनाया गया है। 6 एकड़ में ये पूरा पार्क है और
कोरियाई शैली में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जॉगिंग ट्रैक है, उद्यान है वगैरह वगैरह इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत की कितनी आर्थिक मदद से नेपाल के तराई क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन 31 मार्च 2021 को हुआ है? आंसर होगा 800 करोड़ रुपए। भारत ने 800 करोड़ रुपए दिए थे, तो उसी के आधार पर ये रोड बना है। तराई क्षेत्र मतलब वहाँ नेपाल का जो थोड़ा मैदानी इलाका है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तो 31 मार्च को ये उद्घाटन हुआ उन सब सड़कों का। देखिए, कई न्यूज़पेपर में आपको ये मिलेगा कि 800 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन जो ट्वीट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, तो उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि उसका उद्घाटन किया गया सड़कों का। नेपाल के परिवहन मंत्री हैं बसंत कुमार निम्बांग, तो उन्होंने, और जो भारतीय राजदूत हैं नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, तो उन दोनों ने मिलकर इन 10 सड़कों को आम लोगों के बीच में समर्पित किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, दोनों देशों के बीच में थोड़ा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा टेंशन चल रहा था लिपू लेक, काला पानी, इन सब को लेकर। तो अब थोड़ी स्थिति बेहतर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा जस्टिस NV रमन्ना। ओके, मैंने ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी दिया था, लेकिन उस वक्त जो अभी CJI हैं एस बोबडे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। अब राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है और नियुक्त कर दिया है। 3 अप्रैल को CJI नियुक्त किया गया उनको, और वो हालांकि 24 अप्रैल 2021 को चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे, और उसी के बाद उनका कार्यकाल CJI के तौर पर शुरू होगा। ओके, नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी है, लेकिन कार्यकाल अभी नहीं शुरू होगा, 24 अप्रैल से शुरू होगा। क्योंकि दरअसल अभी जो CJI हैं जस्टिस SA बोबडे, तो वो 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, और इस वजह से अगले चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने जस्टिस NV रमन्ना का नाम भेजा था और उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो जस्टिस रमन्ना जो हैं वो CJI के तौर पर 24 अप्रैल से 26 अगस्त 2022 तक वो रहेंगे, कार्यकाल रहेगा। ओके, जस्टिस NV रमन्ना, उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में हुआ था। ओके, LLB करने के बाद वो एडवोकेट बने थे 1983 में। बाद में हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वो अस्थाई जज बने। ओके, कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी रहे, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे 2013 में। बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बना दिए गए थे। ओके, कई सारी इंपॉर्टेंट उनकी टिप्पणियां हैं, खासतौर पे टिप्पणियां जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2020 में, यानी पिछले साल, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की थी। 10 फरवरी 2020 को एक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट के जरिए विचार की अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक तौर पर संरक्षित है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, और इस पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कोई भी अगर इंटरनेट को रोकना है, कुछ करना है, तो संविधान के तहत ही करना होगा। ओके, नागरिकों के अधिकार, लिबर्टी, सुरक्षा, इन सब पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने किस देश के 2000 छात्र छात्राओं के लिए, हर साल 2000 छात्र छात्राओं के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है? पहले कम था, विस्तार दिया गया। आंसर होगा बांग्लादेश। ओके, ये स्कॉलरशिप योजना है। इसके तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम, यानी जो बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी उसमें जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में, तो उनके जो वंशज हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगा, स्कॉलरशिप। ओके, हालांकि ये योजना 2017 में ही शुरू हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उस वक्त बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, शेख हसीना, वो आई थी 2017 में, और उसी दौरान 5 साल में 1000 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलने का प्रावधान था। लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर हर साल 2000 कर दिया गया है। ओके, मतलब कि अगले 5 साल में 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। बांग्लादेश की बात हो रही है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में तो बात होगी, शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने संभाला है? आंसर होगा सुखमीत एस भाटिया। ओके, झारखंड कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो उन्होंने पदभार ज्वाइन कर लिया है। इंपॉर्टेंट संगठन ये, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, उसका CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? आंसर होगा सुभाष कुमार। ठीक है, 1 अप्रैल को ही उनको ये प्रभार मिला है। इंपॉर्टेंट बात है। ONGC उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, वसंत कुंज में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात विधानसभा ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है, तो इसके तहत अवैध धर्म परिवर्तन पर अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान रखा गया? आंसर होगा 10 साल। देखिए, ऐसा ही कानून उत्तर प्रदेश में पहले लागू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अब गुजरात में भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी कर दिया गया। इसको लव जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको, द हिंदू ने तो लव जिहाद टैग भी किया है हेडिंग में। तो इस विधेयक को गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में संशोधन किया गया ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। बहला फुसलाकर, धमकी, लालच, भय दिखाकर मतलब किसी अन्य धर्म की युवती से विवाह करना या धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है। अलग अलग सजा का है, किसी में 3 साल है, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत और राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 2 अप्रैल। यूनाइटेड नेशंस की पहल पर यह दिवस मनाया जाता है। ओके, और 2021 की थीम क्या है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है 1 अप्रैल 2021 से। उद्देश्य ये है कि राजस्थान के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा हो जाए। ओके, तो इससे ये होगा कि राजस्थान के हर नागरिक सालाना 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा उनको एक फ्री में पैकेज जो है वो मिल सकेगा, पूरा पैकेज होगा। ओके, राजस्थान की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजधानी तो पता ही होगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिला है, या फिर कहें कौन सा देश मेजबानी करेगा? आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ओके, उज्बेकिस्तान को मिला है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। वहाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। अगला क्वेश्चन है। ओडिशा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा राज्य दिवस आंसर होगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1936 को अलग राज्य के रूप में ओडिशा का गठन हुआ था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उसी के बाद से ओडिशा जो है अलग राज्य है और खनिज संसाधनों से संपूर्ण है। ये लौह, अयस्क, कोयला, इन सब की आपूर्ति वहाँ से होती है देश भर में। ओके, ब्रिटिश शासन में पहले ओडिशा जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें अभी जो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सब उसमें शामिल थे। तो बाद में उसको अलग कर दिया गया था। ओके, तो ओडिशा ये राज्य है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, RBI के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है। फार्मूला 1 का 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ओके, मर्सिडीज ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, तो उन्होंने ही अभी हाल ही में ये जीत लिया है अवार्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे।
आंसर होगा 5 अप्रैल। ओके, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप जो है SS लॉयल्टी, वो मुंबई से लंदन के लिए उतारा गया था जल क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है? कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। ओके, अगला क्वेश्चन, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। आंसर होगा इसका 6 अप्रैल। ओके, 6 अप्रैल को मनाया जाता है ये हर साल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अभिनेता पॉल रिटर का निधन हो गया 5 अप्रैल 2021 को, तो वो किस मशहूर सीरीज के हिस्सेदार रहे हैं? आंसर होगा हैरी पॉटर और जेम्स बॉन्ड। ओके, मशहूर सीरीज थी हैरी पॉटर और जेम्स बॉन्ड, जो सीरीज की फिल्में थी उसमें एक्टर रह चुके थे पॉल रिटर। 54 ईयर की उम्र थी, ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? नए राजस्व सचिव कौन है? आंसर होगा तरुण बजाज। ओके, 6 अप्रैल 2021 को उनको अपॉइंट किया गया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया 3 अप्रैल को, तो भारत के किस मंत्रालय के पहले मंत्री थे? आंसर होगा पर्यावरण। ओके, पर्यावरण मंत्रालय के। देखिए 88 ईयर के थे और उनका निधन हो गया, और इस पद पर मंत्री के तौर पर वो 1982 से 1984 तक उन्होंने काम किया था, और उसी समय अलग से एक पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान से वे जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई यानी ACU के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवावाला। ओके, वो 1973 बैच के IPS अधिकारी हैं, 70 ईयर के हैं, रिटायर्ड हैं, तो उनको ये जगह मिली है। BCCI की बात हो रही है। चेयरपर्सन कौन है? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे मैच जीत करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने ये रिकॉर्ड 4 अप्रैल को ये बना लिया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले टोक्यो ओलंपिक से कौन सा देश बाहर हो गया है? आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपने खिलाड़ियों को कोरोना के खतरे से बचने के लिए फैसला किया है, और वो उसने कहा है कि वो नहीं खेलेगा इस बार ओलंपिक में, अपनी टीम नहीं भेजेगा। इसके बाद ये माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के हटने की वजह से इसका फ़ायदा भारत के स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब महिला एकल में किस खिलाड़ी ने जीता है? महिला एकल में आंसर होगा एशले बार्टी। ओके, ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी, तो उन्होंने ये खिताब जीत लिया है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब पुरुष एकल में किस खिलाड़ी ने जीता है? मैन सिंगल की बात हो रही है। आंसर होगा हुबर्ट हुरकाज। ओके, पोलैंड के हैं, तो उन्होंने ये जीत लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए एक लाइन में मैं इसको कर रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है पुरुष युगल, उसमें किन खिलाड़ियों ने जीता है? पुरुष युगल की बात हो रही है। आंसर होगा निकोला मैक्टिक और मेट पैविक। ओके, क्रोएशियाई खिलाड़ी हैं निकोला मैक्टिक, ओके, और मेट पैविक, तो उसकी जोड़ी ने ये जीत लिया है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब महिला डबल्स में किन खिलाड़ियों के नाम रहा? आंसर होगा इसका शुको ओयामा और एना शिबहारा। ओके, जापान की दोनों खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने ब्राज़ील की खिलाड़ियों को हराकर ये अपने नाम किया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 से 8 तक का। अब आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। कल मॉर्निंग को 9 और 10 अप्रैल का आप करंट अफेयर्स देखेंगे,
ओके, कंटिन्यू मिला करेगा। और हाँ, जो आपने आज ये करंट अफेयर्स देखा उसका पूरा डिटेल में PDF अवेलेबल हो गया विद नोट्स। यही खासियत है हमारी, फ्री में है PDF, बगल में लिंक है, डाउनलोड कीजिए क्लिक करके, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF है, बुक है, उस पर छूट चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।